Hello friends, this is Kirti Tiwari and in this video we will discuss practice paper 26 and practice paper 1 to 25. I have already uploaded on the channel. So guys, if you are preparing for UPTGT, PGT and any exam for literature, English, so please subscribe this channel so that you may get all the videos of the series. एंड नाउ स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए प्रैक्टिस पेपर 26 का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए उसको, फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज कॉल्ड द विक्ट्री ऑफ। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसे विक्ट्री माना जाता है किसकी? सो द आपके ऑप्शन है यहाँ पर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी या फिर ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका, क्योंकि इसके बाद समाज में इन तीनों चीज़ों की स्थापना हुई, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो नारा है ये फ्रांस की क्रांति के बाद ही आया था। ये क्रांति थी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उनका जो शोषण किया जाता था समाज में धनी वर्ग के द्वारा, उनकी ये क्रांति थी। इसके बाद समाज में मतलब फ्रांस में इन तीनों की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ रोमांटिक एज। यानी रोमांटिक एज की जो ग्रेट राइटर हैं वो कौन, ग्रेटेस्ट राइटर किसको माना जाता है? सो द राइट आंसर विल बी बी, चार्ल्स लेम को रोमांटिक एज का ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर माना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऐसे चार्ल्स लैम टेल्स अबाउट हिज ब्रदर जॉन। यानी कौन से ऐसे में चार्ल्स लैम अपने भाई ब्रदर जॉन के बारे में बताते हैं? सो ये उनका ड्रीम चिल्ड्रन है। सो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ड्रीम चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द ऐसे पुअर रिलेशन। ये पुअर रिलेशन किसके द्वारा लिखा गया है? ये ऐसे है एक, ये चार्ल्स लेम के द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें उन्होंने रिलेशंस के बारे में बताया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसेइस्ट। इंग्लिश एसेइस्ट के बीच किसको प्रिंस कहा जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी, चार्ल्स लैम है ये भी। चार्ल्स लैम को एसेइस्ट के बीच राजकुमार माना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, टू राइट द ऐसे चार्ल्स लैम यूज द स्यूडोनेम। यानी कि जब चार्ल्स लैम अपने ऐसे लिखा करते थे तो वो अपने ओरिजिनल नेम से नहीं लिखते थे, बल्कि दूसरे सीडोनेम से लिखते थे। सीडोनेम यानी कि अपना नाम ना लिखकर कोई और नाम एडॉप्ट एज्यूम कर लेना, उसे सीडोनेम कहते हैं। सो एलिया के नाम से अपने ऐसे लिखा करते थे, जैसे ऐसे ऑफ एलियार के नाम से उनका जो है पब्लिश होते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द ऐसे बैचलर कंप्लेन। ये जो ऐसे है बैचलर कंप्लेन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी चार्ल्स लेम का वर्क है। सो द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच इंग्लिश एसेइस्ट इज नोन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। निम्न में से कौन से एसेइस्ट हैं, निबंधकार, जो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल के लिए जाने जाते हैं? सो द राइट आंसर विल बी बी, चार्ल्स लेम अपनी ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लैम्स ऐसे आर चार्मिंग ऑन अकाउंट ऑफ परफेक्ट ब्लेंडिंग ऑफ। जो लैम के ऐसे हैं उनमें परफेक्ट ब्लेंडिंग मिलती है ह्यूमर की एंड पैथस की। सो बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो सी इज राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोज राइटर ऑफ रोमांटिक एज यूज्ड पोइटिक स्टाइल इन प्रोज। रोमांटिक एज के किस प्रोज राइटर ने पोइटिक स्टाइल को भी प्रोज में यूज़ किया है? सो वो हैं हमारे चार्ल्स लेम ही हैं। सो डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ जो आपको लाइन है ये कंप्लीट करनी है। यानी एपोस्ट्रोफी इज सिमिलर टू एनाफोरा बट इन दिस केस द रिपीटेड वर्ड और फ्रेज अपीयर्स एट द एंड ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है जो एपोस्ट्रोफी है वो सिमिलर टू एनाफोरा है। जैसे कि एनाफोरा मैंने बताया था लिटरेरी टर्म्स, जिसमें कि जो स्टार्टिंग का जो फ्रेज होता है उसे बार बार स्टार्टिंग में रिपीट किया जाता है।
जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था चार्ल्स डिकेंस के नोवेल्स का, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। इसमें बार बार इट वॉज इट वॉज इट वॉज आ रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। तो सिमिलरली एपोस्ट्रॉफी को भी ऐसे ही यूज़ किया जाता है, बट इस केस में सिमिलरली मतलब एपोस्ट्रॉफी को लास्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एनाफोरा को शुरू में किया जाता है, इसे लास्ट में किया जाता है। तो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज वैन अ मोर माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज दैट इज कंसिडर हार्श, ब्लंट, बल्गर और अनप्लीजेंट। यानी कि जो ऐसे वर्ड होते हैं जो हार्श होते हैं, ब्लंट होते हैं, वल्गर होते हैं या अनप्लीजेंट होते हैं, उनकी जगह हम कोई प्लीजेंट अच्छे वर्ड बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे यूफेमिज्म बोलते हैं। यानी कि मधुर भाषा इसको कह सकते हैं हिंदी में। ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यूफेमिज्म को हम जब यूज़ करते हैं, जैसे कि जैसे कि कोई ऐसा वर्ड जिसे हम बोलने में जो अच्छा नहीं लग रहा, अनप्लीजेंट लग रहा है, उसको हम उसका चेंज करके हम ऐसे वर्ड उसकी जगह यूज़ करें। जैसे कि हम एकदम डायरेक्टली कहते हैं ना कि जैसे वो मर गया या उसके फादर मर गए, ऐसे ना बोलकर हम बोलें कि वो मतलब भगवान को प्यारे हो गए या ही पास्ड अवे, इस तरीके से बोलें तो उसको हम यूफेमिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। Is when an author indirectly hint at through things such as dialogue, description or character actions what is to come later on in the story। यानी कि स्टोरी में जो कुछ आने वाला है उसके लिए ऑथर इनडायरेक्टली हिंट करता है, तो वो आपका जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, फोर शेडोइंग। सो डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ भी आपको जो सेंटेंस है कंप्लीट करना है, शुरू में ही जो शब्द है वो रखना है, कौन सा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ आपका इमेजिनरी सही हो जाएगा। जैसे इमेजिनरी इज व्हेन एन ऑथर डेस्क्राइब्स ए सीन, थिंग और आइडिया सो दैट इट अपील्स टू अवर सेंस, टेस्ट, स्मेल, साइट, टच और हियरिंग। सो इमेजिनरी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ भी आपको जो लाइन है इसको कंप्लीट करना है। सो इज व्हेन एन स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सप्रेस एन अपोजिट मीनिंग, है ना। एक स्टेटमेंट बोला जाता है अपोजिट मीनिंग जो एक्सप्रेस करता है, देन द वन लिटरली एक्सप्रेस बाय इट। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअली जो स्टेटमेंट जो एक्सप्रेस हम कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट होता है, उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? उसे आयरनी बोला जाता है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि कोई इंसान कुछ गलत काम कर देता है तो हम उससे कहते हैं ना कि नहीं आपने तो बहुत महान कार्य किया है ये। तो कहने का मतलब है कि गलत काम को हम गलत ना कह के महान कह रहे हैं, तो हम जस्ट उसके अपोजिट बोल रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड आयरनी, यानी उल्टी बात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। टेरेजरिमा इज अ राइम वर्स स्टैंजा फॉर्म दैट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरलॉकिंग। सो जो टेरेजा राइमिंग वर्स होती है वो एक 3 लाइन राइम स्कीम होती है। सो द राइट आंसर विल बी ए। ये एक 3 लाइन की राइम स्कीम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अ ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स इज कॉल्ड एज, यानी 3 लाइन्स की जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम टर्सेट। जैसे कि 1 2 3, अब ये क्या हो गया? ये 3 लाइन का ग्रुप है, इसे हम बोलेंगे टर्सेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इन टेरेजरिमा फर्स्ट लाइन ऑफ अ टर्सेट राइम विथ थर्ड। इन टेरेजरिमा में क्या होता है? जो फर्स्ट लाइन होती है टर्सेट की वो राइम करती है थर्ड लाइन के साथ, एंड द सेकंड लाइन ऑफ द ईच सेट राइम्स विद द थर्ड लाइन ऑफ द फॉलोइंग टर्सेट। सो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड। यानी कि देखिए इसमें जो टेरेजरिमा होती है उसमें 3 लाइन्स होती हैं, जैसे 1 2 3। तो ये वाली जो लाइन होगी हमारी, ये जो लाइन है ये नेक्स्ट की जो 1 2 3 लाइन होंगी उसकी पहली लाइन से राइमिंग करेगी। जैसे जो बी वाली है ना, बी वाली इससे करेगी। फिर नेक्स्ट जो 3 लाइन शुरू होंगी फिर वो वहाँ से
इससे ही ये वाली शुरू होगी, ठीक है। तो 1 2 3 है ना, फर्स्ट से थर्ड चलता रहता है इसमें, और ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टैंजा फॉर्म डिड सैली यू हैड यूज्ड इन हिज पोएम और टू द वेस्ट विंड। ठीक है, तो ये टेरेजर जो राइमा है इसे शैली ने अपनी पोएम और टू द वेस्ट विंड में यूज़ किया है। सो आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, टेरेजा रिमा, यानी और टू द वेस्ट विंड में इन्होंने कौन सी राइम स्कीम यूज़ की है, टेरेजा रिमा। एक्चुअली जो टेरेजा रिमा है इसे फर्स्ट मतलब इंट्रोड्यूस चौसर ने कराए थे इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन इसको जो यूज़ किया है सबसे पहले दंते ने अपनी डिवाइन कॉमेडिया में इसको यूज़ किया था। उसके बाद जितना अच्छी तरह से दंते ने इसे यूज़ किया उतना कोई नहीं कर पाया, लेकिन शैली ने इसे बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया है इन हिज वर्क, उन्होंने अपने कई वर्क में इसे यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द राइमिंग स्कीम ऑफ एनी टू टर्सेट वुड बी, यानी कोई टू टर्सेट हैं उनकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या होगी। सो ए बी सी बी, ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखो ए बी ए, और फिर जो नेक्स्ट लाइन शुरू होगी ना वो इस बी से होगी, बी सी बी, फिर वो जो नेक्स्ट होगी वो सी से शुरू होगी, सी डी सी, फिर डी से शुरू होगी, है ना, डी ई डी, इस तरीके से चलता रहता है इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, द फॉलोइंग MCQs 21 to 40 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किंग लियर। ये जो हैं कुछ MCQs हैं यहाँ पर 21 से जो हैं किंग लियर से लिए गए हैं। सो द किंग लियर इज़ अ ट्रेजेडी रिटन बाय, सो आपको पता है किंग लियर एक महान, मतलब जो शेक्सपियर ने 4 ग्रेट ट्रेजेडी लिखी हैं जिन्हें HOKM के नाम से जाना जाता है, उनमें से ये एक है किंग लियर, जो कि 1605 में आई थी। तो ये लिखी गई थी विलियम शेक्सपियर के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर, यानी कोई भी इंसान इतनी अच्छी ट्रेजेडी नहीं लिख पाएगा जितनी की लियर है। ठीक है, तो ये जो फेमस कोट है ये किसके द्वारा लिखा गया है। सो अपने ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा ये लिखा गया है, यानी GB शॉ ने इसकी बहुत प्रशंसा की है किंग लियर की, ये उनका फेवरेट प्ले है और उन्होंने इसके बारे में लिखा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द स्टोरी ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किंग लियर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ, यानी कि जो किंग लियर की जो ट्रेजेडी की स्टोरी है ये ड्राइव्ड हुई है किससे। सो लियर ऑफ ब्रिटेन के लियर से, मिथोलॉजिकल प्री रोमन कैल्टिक किंग, यानी कि ये एक मिथोलॉजिकल फिगर है जो प्री रोमन कैल्टिक किंग थे, यानी कि प्री रोमन यानी कि बिफोर रोमन से पहले का जो कैल्टिक राजा थे वो हैं ये, उनसे ही उन्होंने ये स्टोरी उठाई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, Shakespeare's story of a king who divided his realm between his 3 daughters probes the depth of human suffering and despair. These lines refer to, so ये लाइन्स रेफर करती हैं किंग लियर को, जिसमें ही ये स्टोरी है कि एक राजा जो अपने राज्य को डिवाइड कर देता है अपनी थ्री डॉटर्स के बीच में, और जो उसकी सफरिंग का कारण होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, What does Gloucester say about Edmund when he introduces him? जब ग्लोसेस्टर अपने बेटे एडमंड को इंट्रोड्यूस कराता है तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि द एडमंड इज इलेजिटिमेट बट दैट ही लव्स हिम, लेकिन वो उससे प्यार करता है, यानी कि वो उसका एक अवैध बेटा है बट वो उससे प्यार करता है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर देखिए 26, हाउ डज लियर प्लान टू स्पेंडिंग हिज रिमेनिंग ईयर्स, यानी कि जो लियर है वो एक ओल्ड राजा हैं, यानी 80 ईयर्स ओल्ड किंग, काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, और वो अपना जब जो अपनी प्रॉपर्टी है जब वो अपनी बेटियों के बीच में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या सोच कर डिवाइड करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब जो मेरे जो जीवन बचा हुआ है उसे वो स्पेंड करेंगे अपनी बेटियों के साथ, अपनी बेटियों की जाया करेंगे, वहाँ रहा करेंगे। सो विजिटिंग हिज डॉटर्स, तो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डज लियर रिएक्ट टू कॉर्डेलियाज रिफ्यूजल टू फ्लैटर हिम, यानी कि जो लियर हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब कॉर्डेलिया उनको फ्लैटरिंग करने से मना कर देती है।
ठीक है, तो ये आपको पता होगा, जिन्होंने आप इसकी स्टोरी पढ़ी है उन्हें पता होगा। इसमें जब वो अपनी प्रॉपर्टी का मतलब डिवाइड कर रहे होते हैं, तो वो सबसे ये पूछते हैं कि आप, इन्हें फ्लैटरिंग बहुत पसंद थी। एक्चुअली जो किंग लियर हैं वो चापलूसी पसंद राजा हैं। जो उनकी चापलूसी करेगा वो उन्हें बहुत प्यारा है। तो उन्हें उनकी जो बेटियां थी वो बड़ी वाली वो बखूबी जानती थी कि हमारे पापा को ये अच्छा लगता है चापलूसी करना। तो वो जब अपनी बड़ी बेटियों से पूछते हैं तो दोनों बेटी गॉनरेल और रीगन ये बोलती हैं कि हमें तो पिताजी दुनिया में कोई भी आपसे ज़्यादा प्यारा है ही नहीं है। तो काफ़ी उसकी चापलूसी करती हैं, तो वो उनको अपना काफ़ी प्रॉपर्टी दे देता है। लास्ट में जब कॉर्डेलिया का नंबर आता है तो कॉर्डेलिया मना कर देती है मतलब फ्लैटरिंग से। वो साफ साफ बोल देती है कि पिताजी मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि बेटी को करना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। एक जो बेटी अपने फादर से प्यार करती है मैं उतना ही करती हूँ। वो उसे चापलूसी नहीं करती, क्योंकि वो जेन्युइन उससे प्यार करती थी किंग लियर से। लेकिन किंग लियर को कहाँ ये बात समझ में आ रही थी, उससे बड़ी गुस्सा आ गई, क्योंकि उसकी चापलूसी नहीं हुई ना, वो तो चापलूसी पसंद था। वो एकदम गुस्सा हो जाता है और वो फटाफट से क्या करता है, अपना जो राज्य, उसका जो राज्य था वो सिर्फ अपनी दोनों बेटियों में बांट देता है और उसको बैनिश कर देता है। तो आपका राइट जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। ही गिव्स हर शेयर ऑफ द किंगडम टू हर सिस्टर्स। उसकी बहनों को वो अपना राज्य दे देता है और इसकी बहुत बड़ी सज़ा फिर उसको भुगतनी पड़ती है लास्ट में, जैसे कि आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। वाई इज एडमंड जेलस ऑफ एडगर। एडगर से एडमंड को क्यों ज्वेलसी होती है? तो ज्वेलसी इसलिए है क्योंकि भाई वो उसका वैध बेटा है, यानी लेजिटिमेट सन है, और वो मतलब अवैध बेटा है। तो उसको ये पता है कि कहीं ना कहीं जो मेरे फादर की जो प्रॉपर्टी है वो एडगर को मिल जाएगी, तो इस बात की उसको उससे ज्वेलसी है। सो आपका आंसर हो जाएगा सी। एडगर विल इनहेरिट देयर फादर एस्टेट, यानी कि वो उसकी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। हाउ डज एडमंड मेक ग्लूसेस्टर वांट टू रीड द फोर्स लेटर। यानी एडमंड जो है ग्लूसेस्टर को कैसे वो फोर्स लेटर पढ़ाता है? बाई ऑब्वियसली हिडिंग इट फ्रॉम हिम। मतलब वो उससे छुपा कर, यानी कि वो नौटंकी करता है। जैसे उसको पता चलता है कि ग्लूसेस्टर आने वाला है, वो अचानक से एक लेटर को छुपाने लगता है। उसे पता था कि मैं छुपाऊंगा तो वो उससे पूछेगा कि भाई क्या छुपा रहे हो, तो वो उसे दिखा देगा। वो एक्चुअली मतलब एक फोर्स लेटर था, तो वो उसे छिपाने का नाटक करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट डज गॉनरेल ऑर्डर हर सर्वेंट टू डू लियर। लियर के साथ करने को क्या गॉनरेल अपने सर्वेंट को क्या ऑर्डर देती है कि वो लियर के साथ क्या करे? सो एक्ट रूडली टुवार्ड हिम। वो उसको कहती है कि रूडली बिहेव करो उनके साथ। अगर अच्छे से करोगे तो वो यहीं रुके रहेंगे, आपको तो हमें तो उन्हें भगाना है ना यहाँ से। सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। हु शोज अप एट गोनरेल कासल डिस्गाइज्ड एज अ पीसेंट। यानी कि गोनरेल के आसपास एक व्यक्ति दिखाई देता है जो डिस्गाइज मतलब वेश बदल कर घूमता है। वो कौन है? तो वो कैंट है। एक्चुअली कैंट भी कॉर्डेलिया की तरह ही कैंट के साथ भी होता है। ये भी चापलूसी नहीं करता राजा की, ये वही बोलता है जो सही बात है, क्योंकि ये उसका शुभचिंतक है ना। जो लोग शुभचिंतक होते हैं वो कभी भी चापलूसी नहीं करते हैं, वो आपकी रियलिटी आपको बताते हैं। तो कैंट भी उनमें से ही एक था। तो कॉर्डेलिया को इसने बैनिश कर दिया भाई किंग लियर ने, वो तो उसकी बेटी है। तो कैंट भी उसका एक मंत्री था, तो इसे भी नोबल मैन था, इसे भी बैनिश कर दिया, क्योंकि ये भी चापलूसी नहीं कर रहा था, सही बात बोल रहा था। इसने बोला था कि आप कॉर्डेलिया के साथ गलत कर रहे हो, तो इसने कहा तुम भी जाओ यहाँ से। सो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा कैंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट डज द फूल से टू लियर। लियर जो फूल है वो लियर से क्या कहता है? वो कहता है कि दैट इट वॉज रॉन्ग टू गिव द किंगडम टू रीगन एंड गॉनरेल। वो कहता है कि गॉनरेल और रीगन को किंगडम देना बहुत गलत किया है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। वॉट डज लियर से। लियर क्या कहता है? ही होप्स हैपन टू गॉनरेल, कि गॉनरेल के साथ क्या हो, क्योंकि भाई गॉनरेल उसे इतना परेशान करती है, तो उसको एक तरह से श्राप देता है कि शी बिकम्स इनफर्टाइल, कि वो मतलब इनफर्टाइल, यानी कि जैसे जैसी जो जिनके मतलब संतानें नहीं होती हैं उनको हम इनफर्टाइल कहते हैं, तो वो ऐसी बन जाए
मतलब उसके संतान ही ना हो, इस तरीके का वो उसको श्राप दे देता है। तो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। हु प्रोटेस्ट अबाउट हाउ गोनरेल ट्रीट्स लियर। तो प्रोटेस्ट कौन करता है गोनरेल को अगेंस्ट लियर? सो एल्बनी। एल्बनी एक्चुअली गोनरेल का हस्बैंड है और ये एक जेंटलमैन है। तो इसे अच्छा नहीं लगता कि भाई सारी प्रॉपर्टी दे दी राजा ने और ये राजा के साथ बेटी होकर ऐसा व्यवहार कर रही है। तो वो उसे मना करता है कि भाई राजा के साथ अच्छा व्यवहार करो। तो डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वाई इज एडमंड हैप्पी दैट कॉर्नवॉल इज विजिटिंग। अब यहाँ पर है एडमंड क्यों हैप्पी था जब कॉर्नवाल विजिट करता है वहाँ पर? कॉर्नवाल एक्चुअली रीगन का हस्बैंड है और जब ये आता है तो एडमंड इसलिए हैप्पी हो जाता है कि ही कैन यूज़ कॉर्नवाल इन हिज प्लॉट अगेंस्ट एडगर। इसमें वो उसे यूज़ करेगा। तो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। हु कट्स एडमंड आर्म। एडमंड की आर्म को कौन काट देता है? तो एडमंड खुद ही काट लेता है क्योंकि उसे नाटक करना था अपने फादर के सामने कि उसकी जो आर्म है वो एडगर ने काटी है, झूठ बोलना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। हु डज रीगन से मस्ट हैव गिवन एडगर द आइडिया टू किल ग्लोसेस्टर। रीगन किससे कहती है कि जो एडगर का जो आइडिया है ग्लोसेस्टर का मारने का एकदम बढ़िया आइडिया है? लियर्स नाइट, यानी कि जो लियर है उसके जो सैनिक थे उनसे कहती है। जानबूझ के कहती है ऐसा कुछ नहीं था, एडगर तो अच्छा था, वो कोई उसे मारने वाला नहीं था, लेकिन ये इनकी प्लानिंग थी उसके खिलाफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। हाउ डू कॉर्नवेल एंड रीगन पनिश कैंट। जो कॉर्नवेल एंड रीगन है वो कैंट को कैसे पनिश करते हैं? सो दे पुट हिम इन द स्टॉक, वो उसे स्टॉक पर बांध देते हैं। स्टॉक आप जानते हैं इस तरीके से होता है, जैसे जीसस को यहाँ बांध दिया था ना, ऐसे हाथ बांध के और यहाँ लटका देते हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह में इस तरीके से उसको वो कर देते हैं, लटका देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। प्रॉमिस्ड कैंट हेल्प फ्रॉम एब्रॉड, यानी कौन प्रॉमिस करता है कैंट से वो हेल्प करने को? तो कॉर्डेलिया। सो डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट डज एडगर डिस्गाइज हिमसेल्फ एज। जो एडगर था वो उसने अपने आप को किस रूप में डिस्गाइज कर लिया था? सो एन इंसेन बैगर, एक पागल भिखारी के रूप में वो रहता था। बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट। निम्न राइटर में से किसने सबसे पहले लिखना शुरू किया? तो जाहिर सी बात है जब विलियम शेक्सपियर इन सबसे बड़े हैं तो विलियम शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया होगा। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन। निम्न में से कौन ब्रिटिश सिटीजन नहीं है? सो कैथरीन फ्रैंक। डी विल बी राइट ऑप्शन, क्योंकि विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ तीनों ही ब्रिटिश हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। द लैंग्वेज यूज बाई शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज, यानी कि इन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज की है? सो राइट ऑप्शन विल बी बी, ब्लैंक वर्ड्स में इन्होंने मोस्टली अपना जो वर्क है वो किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 जनरली शो अ री एन एक्शन ऑफ, सो पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रन। सो सी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, यानी कि जो जूलियस सीजर उनका प्ले है विलियम शेक्सपियर का, एक रोमन प्ले की कैटेगरी में आता है जो कि किसके बीच में लिखा गया? सो द हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। पहले उन्होंने हिस्ट्रीज लिखी, स्टार्टिंग में उन्हें हिस्ट्री बहुत लिखना पसंद था तो हिस्ट्रीज लिखी, फिर उन्होंने बीच में रोमन प्लेज लिखे हैं और ट्रेजेडी, तो इनके बीच में आता है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। वॉट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। पोइट्री का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग? सो सिचुएशन फ्रॉम एवरीडे लाइफ, लाइफ ऑफ रूरल एंड रस्टिक पीपल, सिचुएशन फ्रॉम द अर्बन लाइफ। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। वाई डज वर्ड्सवर्थ कंसिडर रस्टिक पीपल सुइटेबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। क्यों वो पोइट्री के लिए रस्टिक पीपल को सुइटेबल मानते हैं? क्योंकि दे आर क्लोज टू नेचर, वो लोग नेचर के क्लोज होते हैं। बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम वैनिटी एंड आर्टिफिशियलिटी, उनके अंदर वैनिटी नहीं होती, आर्टिफिशियलिटी नहीं होती। सो द राइट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। 48। वॉट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज अ सुइटेबल लैंग्वेज फॉर पोइट्री। पोइट्री के लिए सुइटेबल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ? सो लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो होनी चाहिए एज ए लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। सो द राइट आंसर विल बी ए।
हु सैड, किसने कहा डिलाइट इज द चीफ इफ नॉट ओनली एंड ऑफ पोइजी. सो इट इज कोटेड बाय ड्राइडन. सो ए विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50. वॉट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज द प्राइम फंक्शन ऑफ द पोइट्री. पोइट्री का प्राइम फंक्शन क्या है? मुख्य कार्य टू एंड नोवल टू रीडर. सो ए विल बी राइट हियर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51. हु रोट द वर्क ए नोट ऑन द वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन प्रेजिंग जॉन मिल्टन. किसने वर्क लिखा है ये? ए नोट ऑन वर्ड्स जॉन मिल्टन प्रेजिंग जॉन मिल्टन. सो टी.एस. एलियट. ए विल बी राइट हियर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52. व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न. जॉन मिल्टन कब बॉर्न हुए थे? सो वेरी इजी क्वेश्चन एंड TGT 11 में आया था ये तो. सो 9 दिसंबर 1608 को ये पैदा हुए थे. इनका बर्थ हुआ है 1608 में. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53. वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न. कहाँ इनका जन्म हुआ? सो डी विल बी राइट हियर, है ना. लंदन में इनका जन्म हुआ. ब्रीड स्ट्रीट, BREED, ब्रीड स्ट्रीट, लंदन. ठीक है, 1608. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54. इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मिथॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट. सो एक वर्क है ये मिल्टन का. ये किसकी मेमोरी में लिखा गया है? सो कैथरीन वुडकॉक, इनकी मेमोरी में लिखा है, यानी इनको इन्होंने ये वर्क समर्पित किया है, जो कि इनकी सेकंड वाइफ हैं. फर्स्ट वाइफ इनकी मैरी पॉवल थी. सेकंड वाइफ है इनकी शादी हुई थी 1657 में इनके साथ, और ये इनकी फर्स्ट वाइफ है. इनकी शादी हुई थी 1643 में. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55. व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश कब हुआ था पैराडाइज लॉस्ट? सो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1667. ठीक है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा. 1667 में ये पब्लिश हुआ था. लिखना शुरू किया था उन्होंने 1658 में और कंप्लीट हो गया था ये 1665 में. एंड 1666 में इन्होंने पब्लिश नहीं कराया था क्योंकि इंग्लैंड में ब्रेकआउट हुआ था. सो 1667 में इसे पब्लिश कराया गया था. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56. In which of the following work did Milton promote freedom of speech and oppose listening, licensing and censorship? So ये वेरी फेमस प्रोज वर्क है मिल्टन का. आप समझ गए होंगे किसमें वो अपोज करते हैं. सो द एरियोपेजिटिका 1644. बी इज राइट हियर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57. द फर्स्ट वर्क ऑफ गाल्सवर्दी दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1904 अंडर हिज रियल नेम. यानी गाल्सवर्दी का पहला वर्क जो उनके रियल नेम से पब्लिश हुआ 1904 में हुआ था, वो कौन सा था? सो द आइलैंड फेरिसीज, है ना. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, आइलैंड फेरिसीज था, है ना. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58. देखिए क्वेश्चन नंबर 58. द प्ले in which the theft of a prostitute purse by a rich young man of good family is placed beside the theft of a silver cigarette case from the rich man's father's house by a poor devil with very different repercussion was. तो जो ये अब इवेंट है ये कौन से प्ले को दर्शाती है, यानी कौन से प्ले से ली गई है? सो ये जो प्ले है गाल्सवर्दी का है द सिल्वर बॉक्स. ठीक है, जो आया था 1906 में. और ये 3 एक्ट प्ले है पब्लिश. इनका फर्स्ट प्ले माना जाता है सिल्वर बॉक्स. इसमें क्या होता है कि प्रोस्टिट्यूट का पर्स चुरा लिया जाता है एक यंग मैन के द्वारा, और फिर उसी घर से एक जो है गरीब आदमी, जो पुअर डेविल जिसको कहा गया है इस प्ले में, वो उसका एक सिगरेट केस को चुरा लेता है. सो मतलब एक आयरनी दिखाई गई है एक तरह से. देखिए ये इसका सही हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ गाल्सवर्दी ट्रायलॉजी द फोर साइड सागा. सो आपको पता है इन्होंने इनकी जो ट्रायलॉजी द फोर साइड सागा 1922, इसमें कौन सा इन निम्न में से कौन सा प्ले इसमें इस ट्रायलॉजी में नहीं है? सो द स्किन गेम नहीं है. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. सो गाइज हमने 59 क्वेश्चन कर लिए इस प्रैक्टिस पेपर के. नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी चला जाता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.